स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 80 एल ए और सेक्शन 80 एम की। इसके पहले इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने काफी सारे डिडक्शन डिस्कस किए थे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाले जितने भी डिडक्शन आपको दिख रहे हैं, ये सारे डिडक्शन को हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप जाके वहां पर पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो सारे देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 80 एल ए और साथ में 80 एम की। इसके बाद दो डिडक्शन हमारे पास में और बचते हैं, 80 पी और 80 पी ए। तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा डिडक्शन वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एल ए और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे 80 एम को। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी इनकम के रिस्पेक्ट में हमें ये वाला डिडक्शन मिल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से असेसी को मिल रहा है, कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं और साथ में कितने टाइम पीरियड तक इसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो कोई भी इनकम जो एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को हो रही है या फिर एक आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को हो रही है, उस इनकम पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 एल ए। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है या फिर आईएफएससी क्या होता है, तो इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एलिजिबल असेसीज की। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो है वो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इनकी जो भी इनकम है उस पर वो डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80 एल ए। आप समझ लेते हैं कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो डेफिनेशन जो आपको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की दी गई है वो दी गई है अंडर सेक्शन 2 जेड सी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। अगर देखिए इन जनरल सेंस हम लोग बात करें तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो होती है उसको हम ये समझते हैं कि कोई भी एक जो इंडियन बैंक है उसकी अगर कोई ब्रांच फॉरेन में लोकेटेड है, मान लीजिए एक इंडियन बैंक है, इसकी अगर कोई ब्रांच फॉरेन में लोकेटेड है तो उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ही है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट के अंदर में हमको बताया गया है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हम उन ब्रांचेस को भी बोलेंगे, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हम उन ब्रांचेस को भी बोलेंगे बैंक्स की जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरी डेफिनेशन आप अपने नोट्स के लिए पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए सिंपल ये लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक, ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, located in special economic zone with a special set of rule aimed at facilitating export from region। अब देखिए कोई भी जो बैंकिंग यूनिट है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है, हर एक ब्रांच को यहाँ पर ये वाला डिडक्शन ही मिलता है। सिर्फ उन ब्रांचेस को यहाँ पर ये वाला डिडक्शन मिलेगा जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेट कर रही हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अंडरटेक कर रही हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये मान लीजिए कि एक इंडियन बैंक था, ठीक है, इंडिया में लोकेटेड था, इसकी कोई ब्रांच अगर फॉरेन में लोकेटेड है तो सीधी सी बात है कि ये जो फॉरेन वाली ब्रांच है ये क्या कर रही होगी, ये यहाँ पर फॉरेन ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई इंडियन बैंक जो हमने इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के रखा है उसमें अगर ये अपनी ब्रांच को लोकेट करते हैं और इस इंडियन ब्रांच से ही अगर ये फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है उनको हेल्प कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर दो, पैसा हमारे थ्रू आ जाएगा, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर कोई भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, पैसा इनके पास आ रहा है, इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन अगर ये ब्रांच यहाँ पर कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी अगर बैंक है उसकी ब्रांच अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है और ये फैसिलिटेट कर रही है एक्सपोर्ट को या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करवा रही है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80 एल। यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि परमिशन इसको लेनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांच खोली तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है उसके अंदर में इसको परमिशन भी लेनी पड़ेगी ब्रांच ओपन करने के लिए। तो ये हो गया हमारी बात ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की। अब इसके बाद अगर हम समझे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी वही काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटर्स होते हैं ये अप्रूव्ड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अप्रूव करती है टू अंडरटेक फाइनेंशियल सर्विस ट्रांजेक्शन, मतलब जो काम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट करी थी उसी तरीके का सेम काम ये भी कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर में एक आईएफएससी को लोकेट कर दिया।
अब आईएफएससी की खुद की यूनिट भी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो उसकी खुद की यूनिट भी है। साथ में यहाँ पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया था उसी के अंदर में मान लीजिए यहाँ पर एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी लोकेटेड है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो वो भी यही काम कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट है उसमें हेल्प कर रहा है या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहा है, और जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो भी वही काम कर रही है। इन दोनों की जो इनकम होगी, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की या फिर आईएफएससी की, इन दोनों की इनकम पर ये लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 LA। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है। ठीक है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ये मत समझिएगा कि इंडियन बैंक की ब्रांच फॉरेन में लोकेटेड है, वो इंडिया के उसमें ही लोकेटेड, इंडिया में ही, लेकिन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है और एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हेल्प कर रही है। तो हमने ये समझ लिया कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है, आईएफएससी क्या होता है, और इनकी जो इनकम होगी उस पर वो डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर दिस सेक्शन। अब इसके बाद अगर हम देखें कि एलिजिबल असेसी कौन कौन होंगे, तो एक तो हमको पता ही है कि शेड्यूल बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है, इंडियन बैंक हो गया, कोई भी जो बैंक है इंडिया का शेड्यूल बैंक, उसकी जो भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होगी जो कि लोकेटेड है किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में, तो ये एक तो एलिजिबल एसएससी हो गए। दूसरा यहां पर देखिए कैच क्या है, एनी बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई फॉरेन बैंक की बात यहां पर हो रही है, कोई फॉरेन बैंक की यहां पर बात हो रही है, कोई फॉरेन बैंक की अगर ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है और वो भी वही काम कर रही है जो कि हमारी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो इंडियन बैंक वाली ब्रांच कर रही थी, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल एसएससी हो जाती है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल एसएससी हो जाती है। तीसरा यहाँ पर आता है यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो एलिजिबल एसएससी के अंदर में तीन है, एक तो सबसे पहले जो इंडियन बैंक है, जो इंडियन शेड्यूल बैंक है, उनकी जो भी ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है उसको हम बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और वो डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर पाएगी। दूसरा हुआ कि फॉरेन बैंक की ब्रांच अगर इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है और वो भी वही काम कर रही है जो हमारी इंडियन बैंक की ब्रांच करी थी, तो उसको भी हम यहाँ पर डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80 LA। तीसरा यहाँ पर आ गया यूनिट, कोई भी यूनिट अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही लोकेटेड होनी चाहिए, उन्हीं को नॉर्मली हम लोग आईएफएससी बोलते ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनको भी डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 LA। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम पर यहाँ पर डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो हमको ये तो पता है कि नॉर्मल इन जनरल सेंस हमने समझा था कि इनकम पर डिडक्शन मिलता है, लेकिन कौन कौन सी इनकम पर, हर एक इनकम पर नहीं, कौन कौन सी इनकम पर। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा है इनकम फ्रॉम एन ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट जो थी, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड थी, इनकी कोई भी जो इनकम हो रही है, इनकी कोई भी जो इनकम हो रही है उस पर वो डिडक्शन आराम से क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई भी लगा नहीं कि ये वाली इनकम या फिर वो वाली इनकम। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट है, income from the business referred to in section 6 of banking regulation act with an undertaking located in a special economic zone or any other undertaking which develops and operates and develop operate and maintain a special economic zone। इन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस है, यहाँ पर कोई भी एक बिजनेस है और ये हमारा हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर के जो बिजनेस है, मतलब इस जोन के जो बाहर बिजनेस लोकेटेड है, अगर वो बिजनेस यहाँ पर इनके साथ में, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में जो अंडरटेकिंग लोकेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में जो अंडरटेकिंग लोकेटेड है, सिर्फ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की बात नहीं हो रही है, कोई भी अंडरटेकिंग हो सकती है वो, या फिर कोई एक ऐसी अंडरटेकिंग जो कि क्या काम कर रही हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने का, उसको साथ में डेवलप और ऑपरेट करने का, या फिर डेवलप ऑपरेट और मेंटेन करने का, ये काम वो अंडरटेकिंग कर रही हो। दो अंडरटेकिंग की बात हुई, एक जो कि लोकेटेड है, दूसरी जो कि डेवलप करने का काम करी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। तो ये बिजनेस अगर इनके साथ में बिजनेस करते हैं, इन दो अंडरटेकिंग के साथ में, कौन सा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो कि हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर में बताया गया है, वही बैंकिंग वाला ही बिजनेस एक तरीके का होता है, ठीक है। उन बिजनेसेस की जो इनकम होगी, उन बिजनेसेस की जो इनकम होगी उस पर भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 LA। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि उन बिजनेसेस को भी मिल रहा है जो कि बैंकिंग वाला बिजनेस कर रहे हैं, किसके साथ में, अंडरटेकिंग जो कि लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ऑफशोर के अलावा भी कोई भी अंडरटेकिंग हो सकती है, या फिर ऐसी अंडरटेकिंग जो कि डेवलप एंड ऑपरेट, या फिर डेवलप ऑपरेट एंड मेंटेन करने का काम कर रही हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट सी। अब देखिए पॉइंट सी में यहाँ पर बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ आईएफएससी फ्रॉम इट्स बिजनेस फॉर विच इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप इन सच सेंटर इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो सेंटर थी, उसने जिस काम के लिए इस आईएफएससी को अप्रूव किया था, अगर वो काम वो करती है और उस काम को करने से उस यूनिट को इनकम होती है,
उस इनकम पर वो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80 LA। जिस काम के लिए अप्रूव नहीं किया था उससे अगर कोई इनकम उनको हो रही है तो फिर डिडक्शन उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, यहां पर बोल रहे इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एन असेट बीइंग एन एयरक्राफ्ट और अ हेलीकॉप्टर और एन इंजन ऑफ एन एयरक्राफ्ट और अ हेलीकॉप्टर और एनी पार्ट देयर ऑफ विच वॉज लीज्ड by a unit of IFSC refer to in clause C to a person subject to the condition that the unit has commenced operation on or before 31st March 2024। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई यूनिट जो आईएफएससी की यूनिट थी अगर वो कोई असेट अपना ट्रांसफर करती हो, यहाँ पर ये जो असेट है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कोई एयरक्राफ्ट, कोई हेलीकॉप्टर या फिर उनका इंजन या फिर उनका कोई भी पार्ट। ठीक है, अगर वो उसको ट्रांसफर करते हैं और ये जो असेट है ये इन्होंने पहले लीज किया हो, जैसे मान लो ये यूनिट है, ये हो गई हमारी आईएफएससी की यूनिट। इसने क्या किया, किसी एक अदर पर्सन को यहाँ पर लीज पे दे दिया एक प्लेन, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर लीज पे दे दिया। उस एयरक्राफ्ट को बाद में क्या किया इन्होंने, लीज करने के बाद में कुछ टाइम बाद इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने का मतलब एक तरीके से सेल करेंगे, तो जब ये इसको सेल करेंगे तो सेल करने पे इनको क्या होगी, इनको यहाँ पर होगी सेल करने पे इनकम। तो ये इनकम पर भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 LA। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एक ये लगाई गई है कि जो यूनिट की हम बात करें, जो आईएफएससी की यूनिट है, उसने अपने बिजनेस ऑपरेशन यहाँ पर कमेंस किए हो ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024, मतलब या तो 31 मार्च 2024 पे या फिर उसके पहले अगर उन्होंने अपने ऑपरेशन कमेंस किए हैं तो फिर वो अपने ट्रांसफर ऑफ असेट पे भी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और इनकम उनकी होती है जो कि अप्रूव्ड होगी उसी पर वो डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। तो नॉर्मली वो वही वाली होती है कि फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर बैंकिंग का कोई ऑपरेशन वहां पर वो दे रहे हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि कितने क्वांटम तक आपको डिडक्शन मिलेगी और कितने टाइम पीरियड तक मिलेगी। तो यहाँ पर हमने तीन कैटेगरी की बात करी थी एलिजिबल एसएससी में। सबसे पहला तो हमारा शेड्यूल बैंक, ठीक है, शेड्यूल बैंक का मतलब इंडियन बैंक हमारा हो गया जिसकी यूनिट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है। दूसरा यहाँ पर फॉरेन बैंक की ब्रांच की बात हुई थी जिसकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में लोकेटेड है। तो ये दो कैटेगरी जो थी इनको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है फर्स्ट 5 ईयर तक 100% ऑफ इनकम, मतलब स्टार्टिंग के जो 5 साल होंगे उसमें ये 100% ऑफ इनकम तक क्लेम कर पाएंगे। अब ये फर्स्ट 5 ईयर स्टार्ट कब से होंगे इसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट 5 ईयर तक 100% ऑफ इनकम, नेक्स्ट 5 ईयर तक 50% ऑफ इनकम। तो अगर आप देखो तो टोटल इनको कितना मिल रहा है, टोटल इनको 10 ईयर तक यहाँ पर डिडक्शन मिल रहा है, जिसमें से शुरू के 5 साल 100%, उसके बाद 5 साल तक 50%। इसके बाद अगर हम बात करें आईएफएससी की यूनिट की, तो आईएफएससी की यूनिट पर यहाँ पर 100% ऑफ इनकम इनको मिलता है फॉर एनी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 15 ईयर बिगनिंग विद द ईयर इन विच नेसेसरी परमिशन वाज ऑब्टेन्ड। परमिशन का मतलब है कि सेंटर ने इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो बात हो रही है यहाँ पर ये 15 साल तक मिल रही है इनको। स्टार्टिंग का जो 1 साल होगा यहाँ से लेकर के 15 साल, 15 साल के टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये किसी भी 10 असेसमेंट ईयर तक, 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर इन्होंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया है तो थर्ड ईयर क्लेम करेंगे, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते यहाँ तक 10 ईयर तक यहाँ पर टोटल इनको मिलेगा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो थर्ड ईयर से लेकर के 12th असेसमेंट ईयर तक ये इस डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। 15 में से कोई भी 10 असेसमेंट ईयर चूज कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब कि सीरीज में होना चाहिए, जैसे 3, 4, 5 या फिर 4, 5। अगर ये फोर्थ ईयर से स्टार्ट करते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से करके। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि शेड्यूल बैंक मतलब इंडियन बैंक और जो फॉरेन बैंक की ब्रांच थी उनको 10 साल तक मिलेगा, शुरू के 5 साल में 100%, उसके बाद 50%। यूनिट ऑफ आईएफएससी को 100% मिलेगा फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 15 ईयर, ठीक है, आउट ऑफ 15 ईयर बिगनिंग विद द ईयर इन विच नेसेसरी परमिशन वाज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बिगिनिंग असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर बिगिन होगा वो आपका कब से बिगिन होगा, रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच परमिशन एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और परमिशन ऑफ सेबी और अंडर एनी अदर लॉ वाज ऑब्टेन्ड। यहां पर इन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि 2022 और ये 23 चला था, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर था, यहां पर इनको इनकम हुई थी। और असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2023 to 24, ये हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। अब ये वाला जो 2023 असेसमेंट ईयर था इसमें इन्होंने यहाँ पर परमिशन ऑब्टेन कर ली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, और अगर यूनिट की हम बात करें आईएफएससी की तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन अपनी वो ले ली। तो ये वाले असेसमेंट ईयर में कौन सी इनकम पे देंगे, यही प्रीवियस ईयर वाली इनकम पे। तो यहाँ से यहाँ पे मतलब ये वाला जो असेसमेंट ईयर होगा 2023 से लेकर 24, ये असेसमेंट ईयर से यहाँ पर डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आगे 10 साल 5 साल जो भी आपको क्लेम करना है। तो ये वाला असेसमेंट ईयर यहाँ पर
आपका बिगिनिंग असेसमेंट ईयर होगा। नेक्स्ट अब इसके बाद बात करेंगे कंडीशन की, जिनको कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है द असेसी मस्ट फर्निश अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो भी एसएससी इसको क्लेम करना चाह रहा है डिडक्शन को, उसको अपने रिटर्न के साथ में, जो रिटर्न जब वो फाइल करेगा, उस रिटर्न के साथ में उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे, तभी वो डिडक्शन को क्लेम कर पाएगा। सबसे पहला यहाँ पर बोला जा रहा है रिपोर्ट ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट। जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो एक रिपोर्ट आपको देंगे, उस रिपोर्ट में वो ये सर्टिफाई करेंगे, वो ये अप्रूव करेंगे कि हाँ जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो वो करेक्ट अमाउंट का क्लेम कर रहे हो, करेक्टली आप क्लेम कर रहे हो, और सारे प्रोविजन को, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है उसके सारे प्रोविजंस को आप यहाँ पर मीट कर रहे हो। तो ये रिपोर्ट है लगेगी वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कॉपी ऑफ परमिशन ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और अ कॉपी ऑफ परमिशन और रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड अंडर आईएफएससी सेंट्रल अथॉरिटी एक्ट 2019। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होती है उसको परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती है वहां पर सेस के अंदर में ऑपरेट करने के लिए, और ये जो परमिशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में ऑब्टेन करेगी। तो जो कॉपी है, मतलब जो परमिशन मिली है उसकी कॉपी होगी, तो उस कॉपी को भी यहाँ पर परमिशन की उनको अटैच करना पड़ेगा अपने रिटर्न के साथ में। या फिर अगर हम आईएफएससी की बात करें तो आईएफएससी को भी यहाँ पर एक कॉपी लगानी पड़ेगी जो कि उनको इशू करी गई है अंडर दी सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। तो उसकी कॉपी भी यहाँ पर इनको अटैच करनी पड़ेगी, तभी वो डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से इनकम के रिस्पेक्ट में हमको वाला डिडक्शन मिल रहा है, उसके बाद फिर बाकी की बातों को डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का मतलब होता है कि कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को डिविडेंड दे रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अब इस कंपनी ने अगर, ये कंपनी वन है ये कंपनी टू है, कंपनी वन ने अगर कंपनी टू को डिविडेंड दिया है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। और ये जो कंपनी टू है इसके लिए तो ये वाला डिविडेंड इनकम हुआ, इस इनकम पर ये कंपनी डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80M। तो ये हमें समझ आ कि कौन सी इनकम के रिस्पेक्ट में हमको ये वाला डिडक्शन मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से असेसीज को क्लेम कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की बात हो रही है तो कंपनी ही यहाँ पर इस डिडक्शन को क्लेम कर पाएगी। तो कोई भी कंपनी जो है वो यहाँ पर डिडक्शन को क्लेम कर सकती है ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड जो उसने किसी दूसरी कंपनी से रिसीव किया है अंडर सेक्शन 80M। और यहाँ पर एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए। अब एलिजिबल कंपनी कौन होता है? देखिए एलिजिबल कंपनी का मतलब होता है यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कि जो इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड है। Where the gross total income of a domestic company in any previous year includes any income by way of dividends from any other domestic company or a foreign company or a business trust। मतलब कि ये जो कंपनी टू की जैसे हमने बात करी थी, ये कंपनी टू डिविडेंड रिसीव करी थी, वो किसी डोमेस्टिक कंपनी से भी रिसीव कर सकती थी, किसी फॉरेन कंपनी से अगर मान लो उसने डिविडेंड रिसीव किया है, या फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट से। तो यहां पर ये जो भी डिविडेंड इसको मिला है उन सारे डिविडेंड पर ये डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80M। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चाहे डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया हो, चाहे फॉरेन कंपनी से रिसीव किया हो, चाहे बिजनेस ट्रस्ट से रिसीव किया हो, कोई भी डिविडेंड अगर ये रिसीव करे इन तीनों से, उस पर वो डिडक्शन आराम से क्लेम कर सकती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिजिबल कंपनी, और इसका एलिजिबल कंपनी का सीधा सीधा मतलब होता है डोमेस्टिक कंपनी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने अमाउंट तक हमको डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट इक्वल टू सो मच ऑफ द अमाउंट बाई वे ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सच अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट एज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। समझते हैं इसको। हमने भी बात करी थी कंपनी टू की, ठीक, कंपनी टू, या फिर इसको सिंपल ले लेते हैं कंपनी। ये जो कंपनी है ये डिविडेंड रिसीव कर रही थी फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, या फिर इसने मान लीजिए फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव किया हो, या फिर इसने किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड को रिसीव किया हो। टोटल डिविडेंड जो इसने रिसीव किया है वो रिसीव किया मान लीजिए 15 लाख रुपए। अब ये 15 लाख रुपए पूरे के पूरे पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती, ये सिर्फ उतने ही अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम करेगी जितना अमाउंट इसने फर्दर अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब उसने 15 लाख रुपए इन तीनों से रिसीव किया, उसके बाद इसके भी तो शेयर होल्डर होंगे, तो इसने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को 12 लाख रुपए का अमाउंट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितना भी अमाउंट उसने रिसीव किया है उस पूरे पे वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है, बट दिस अमाउंट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पर जो 12 लाख रुपए का अमाउंट इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस 12 लाख रुपए के अमाउंट को ये अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा। तो मतलब देखा जाए तो टोटल डिडक्शन इसको कितनी मिलेगी, इसको यहाँ पर मिलेगी 12 लाख रुपए की। इन केस मान लीजिए कि जो डिविडेंड कंपनी ने, यानी कंपनी ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो अगर मान लीजिए किया है 16 लाख रुपए, तो 16 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है,
तो यहाँ पर कितना डिडक्शन मिलेगा, 16 लाख रुपए नहीं, तब 15 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि जो इनकम हुई थी वो कितनी हुई थी, इनकम हुई थी सिर्फ 15 लाख रुपए की। तो जितना भी अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्रक्स इसको समझते हैं, देखिए, अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट, और और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिसीव हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिसीव किया 15 लाख, डिस्ट्रीब्यूट किया 12 लाख, डिडक्शन कितने की मिलेगी, डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी 12 लाख रुपए की, क्योंकि लोअर यही है। रिसीव किया था 15 लाख, डिस्ट्रीब्यूट किया 16 लाख, कितने की मिलेगी, 15 लाख रुपए की, क्योंकि लोअर ये। तो ये हो जाता है अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो कि क्लेम किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बिफोर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसने फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने डिविडेंड को, वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट होना चाहिए, मतलब या तो ड्यू डेट पे या तो ड्यू डेट के पहले। तो यहाँ पर ड्यू डेट क्या होती है, ड्यू डेट का मतलब होता है 1 मंथ, 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो जो भी उसकी रिटर्न फाइल करने की डेट है, उस रिटर्न फाइल करने की डेट के 1 महीने पहले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ड्यू डेट। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, नॉर्मली हम लोग ड्यू डेट जो होती है वो रिटर्न फाइल करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर 1 महीना पहले, जो भी रिटर्न फाइल करने की डेट है उसे 1 महीने पहले को हम लोग बोल रहे हैं ड्यू डेट। तो इस ड्यू डेट के पहले या फिर इस ड्यू डेट तक अगर उसने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड, तो फिर उसको वहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इसके बाद करती है तो फिर इसको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर और लिखा है, इफ अ कंपनी ऑप्ट्स टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए और इट इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 115 बी ए बी, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जे जे ए एंड अंडर सेक्शन 80 एम शेल स्टिल बी अलाउड, ऑल्दो इट डज नॉट अलाउ एनी अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 ए। देखिए यहाँ पर ये जो 115 बी ए इसकी बात हुई है, ये हमारा ऑप्शनल स्कीम देता है एक तरीके से कंपनी को, कि वो लोअर टैक्स पे अपने उसको टैक्सेस को पे कर सकती है लोअर रेट पे। और जो बी ए बी होता है, ये न्यूली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उनके लिए होता है। डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये समझो कि अगर कंपनी मान लीजिए ऑप्ट करती है इसके अंदर टैक्स होने के लिए, या फिर अगर उसको इस सेक्शन 115 बी ए बी का बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 80 जे जे ए जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था और 80 एम, इनके डिडक्शन तब भी उस कंपनी को मिलेंगे। लेकिन इन दोनों डिडक्शन, इन दोनों सेक्शन के अलावा किसी और सेक्शन में डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकती। तो ये बात यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर में करी गई है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में कुछ ज्यादा नहीं, जो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर है। एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने डिविडेंड रिसीव किया है 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का रिसीव किया है फ्रॉम वाई लिमिटेड जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है। अब 15 मई 2024, मतलब ये जो डिविडेंड इसने रिसीव किया है वो किया है 23 और 24 में, और 15 मई 2024 में एक्स लिमिटेड जो है वो अपना डिक्लेयर कर देती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 7 लाख रुपए का। मतलब 10 लाख रुपए उसने रिसीव किया और जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो 7 लाख रुपए कर दिया। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो उसको डिडक्शन मिलेगा वो कितने अमाउंट तक मिलेगा, वो यहाँ पर उसको मिलेगा ये 7 लाख रुपए का, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि इन दोनों में जो भी लोअर होगा, जो रिसीव किया और जो डिस्ट्रीब्यूट किया, इनमें जो भी लोअर होगा उस पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है नो डबल डिडक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा है वेयर एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 80 एम इन एनी प्रीवियस ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। मतलब जो भी उस पे डिविडेंड पे उसने डिडक्शन क्लेम किया है अंडर सेक्शन 80 एम, उस डिविडेंड पर कोई और डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर पाएगी उसी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि आप 80 एम में भी क्लेम करो उसी डिविडेंड पे और आपने किसी और पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी उसी अमाउंट पे डिडक्शन को क्लेम कर लिया, तो डबल डिडक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एल ए और सेक्शन 80 एम को। कहीं पर किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।